नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का सत्येंद्रनाथ टैगोर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज की हमारी जो मुख्य अतिथि हैं वो है यशस्वी मीना मैम जी। मैम के बारे में मैं आपको बता दूं कि मैम का चयन 2024 में एडी फाइनेंस के पद पर हुआ है। और मैम के बारे में सबसे खास बात यह है कि मैम ने बहुत ही कम उम्र में एमपीपीएससी की परीक्षा को उत्तीर्ण किया है। तो मैम इसके लिए आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। और आज के इस कार्यक्रम में हम मैम से उनकी स्ट्रेटेजी, ठीक है, उन्होंने किस प्रकार से पढ़ाई की, साथ ही वो कैसे अपने नोट्स बनाती थी, ठीक है, मुख्य परीक्षा में वो किस प्रकार से पढ़ती थी, सारी जो स्ट्रेटेजी है वो हम जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस कार्यक्रम को। सबसे पहले तो मैम आपको कैसा लग रहा है चयनित होने के बाद? निश्चित तौर पर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी महसूस हो रही है। जी मैम। और मैम आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, आपका बैकग्राउंड और आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा वगैरह है वो आपने कहाँ से की? जी सर, मैं नर्मदापुरम के एक छोटे से गांव बहारपुर से बिलोंग करती हूँ। मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है वह सरस्वती शिशु मंदिर गांव के ही स्कूल तक हुई है, 5th तक। उसके बाद मेरा जवाहर नवोदय विद्यालय होशंगाबाद या नर्मदापुरम के लिए सिलेक्शन हुआ, जहां से मैंने अपनी 12th तक की पढ़ाई कंप्लीट की। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन इंदौर से ही श्री अटल बिहारी कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय से कंप्लीट किया। उसके साथ ही साथ मैंने जो अपना ग्रेजुएशन था उसके लास्ट ईयर में अपनी जो प्रिपरेशन है वह अच्छे से शुरू की थी। वैसे मुझे 12 के बाद ही क्लियर था कि मुझे एमपीपीएससी ही करनी थी, बट लॉकडाउन के कारण मैं उतने अच्छे से कर नहीं पाई थी। तो मैंने फाइनली अपने जो फाइनल ईयर था वहां से अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। जी, मतलब आपको पहले से क्लियर था कि आपको इस लाइन में जाना ही है ना? जी सर, वैसे इनिशियली मैं सीए करना चाहती थी, बट जो मेरी दीदी है, सिस्टर है, मेरी कजन सिस्टर डीएसपी सुरभि मीना, भी भोपाल में पदस्थ है, उन्होंने मुझे सबसे पहले एमपीपीएससी के लिए मार्गदर्शित किया था। और उन्होंने जब बताया, उन्होंने मेरी कुछ इस टाइप की क्वालिटीज देखी जो एमपीपीएससी या सिविल सर्वेंट के लिए अच्छी हो सकती है। तो उनके गाइडेंस में मैंने फिर सिलेबस देखा, तो मुझे भी लगा कि एमपीपीएससी मैं अच्छे से कर सकती हूँ और इसका काम भी है जो मेरी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग है। तो सर मैंने फिर एमपीपीएससी की प्रिपरेशन शुरू की। जी मैम। और सफलता के बाद आपके परिवार और दोस्तों की क्या प्रतिक्रिया रही? प्रतिक्रिया उस टाइम का, रिजल्ट के टाइम का मैं बताऊं तो मैं उस टाइम पे खाना खा रही थी। एक्चुअली जब रिजल्ट आया था मैं खाना स्टार्ट करने ही वाली थी, और जैसे ही रिजल्ट आया मेरे पास पहला मैसेज आया था, कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं फोन यूज कर रही थी, तो मुझे लगा कॉन्ग्रेचुलेट मुझे कोई क्यों करेगा। फिर मुझे थोड़ा सा लगा शायद रिजल्ट आ गया क्या। मैं घर पे थी उस टाइम पे। फिर मैंने पीडीएफ देखा, फिर अपना नाम जैसे ही मुझे दिखाई दिया तो मैं एकदम से चीखी। एकदम से मैंने, मतलब मम्मी सामने ही बैठी हुई थी, मेरी सिस्टर सामने ही बैठी हुई थी, तो सब लोग एकदम से बहुत खुश हो गए। मैंने बोला अरे मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर मैं दौड़ के दादा दादी के पास गई। वो तो बहुत दिनों से मुझसे डेली पूछते थे, अरे रिजल्ट कब आएगा, तू कब बन रही है, कब रिजल्ट आ रहा है, ऐसे करके हमेशा उनको लगा रहता था कि जल्दी से आ जाए। तो मैं उनके पास गई और दादाजी तो एकदम बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। वैसे उनको चलने के लिए लाठी की जरूरत पड़ती, पर वो जब उनको रिजल्ट का पता चला तो वो वैसे ही एकदम उठ के आ गए बाहर। तो बहुत खुशी का माहौल था। और दोस्तों के भी लगातार फोन आने लगे। जैसे ज्यादातर दोस्त मेरे इंदौर में रहते हैं, तो यहाँ पे अलग सब लोग मिठाई बांट रहे थे, बहुत खुश हुए यहाँ पे भी। तो ऐसा कुछ माहौल था। और मैम मैंने आपके मार्क्स देखे हैं जो कि इंटरव्यू में काफी अच्छे मार्क्स हैं, है ना? तो आप मतलब डीएसपी के बराबर एक मार्क्स है आपके, तो आपने क्या प्रेफरेंस में डीएसपी का नहीं भरा था? जी सर, मैंने प्रेफरेंस में डीएसपी नहीं डाला था। मेरी जो सेकंड प्रेफरेंस थी वह एडी फाइनेंस थी। इसके पीछे मैम कोई रीजन? हाँ, रीजन तो मेन यही है कि मुझे लगता है कि जो डीएसपी की या वर्दी वाली जो जॉब है वो मेरी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग उतनी सुटेबल नहीं है, तो इसीलिए मैंने डीएसपी नहीं डाला था। जी मैम। और आपके सफर में आपके परिवार की क्या भूमिका रही?
परिवार तो मेरी पूरी जो परीक्षा जो मैंने उत्तीर्ण की है उसका बेस मेरी फैमिली ही थी। मुझे हमेशा से सपोर्ट रहा है मेरे फैमिली का। मेरे पापा को सबसे ज्यादा मुझ में विश्वास था। इतना मैं खुद पे विश्वास नहीं करती थी जितना मेरे पापा करते थे। पापा हमेशा बोलते थे कि तू तो बनेगी, अगर तेरा नहीं होगा तो किसका होगा, किसी का भी नहीं होगा, तू इतनी मेहनत करती है। तो पापा का तो पूरा विश्वास रहा है। उन्होंने इवन जब मैं आयोग में इंटरव्यू देने जा रही थी उस टाइम भी मेरे पापा और मेरी दादी आई थी मुझसे मिलने। जी, मैंने देखा होगा। हाँ, तो उस टाइम भी पापा ने अंदर जाते टाइम मुझे यही समझाया था कि तू बेस्ट है, तेरा तो हो गई। तो उन्हीं के इस विश्वास के कारण मैं यहाँ तक पहुंच पाई हूँ। तो फैमिली का तो पूरा सपोर्ट रहा है। और पढ़ाई के समय आप अपनी जो सोशल लाइफ है, सोशल मीडिया वाली लाइफ है ना, उसको आप कैसे मैनेज करती थी? जैसे कि डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होते हैं, तो ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? हाँ, मैंने सोशल मीडिया को अपनी पढ़ाई के दौरान बंद ही रखा है। जैसे इंस्टाग्राम वगैरह जो होता है उसको मैं डीएक्टिवेट करके रखा है मैंने पूरा टाइम, क्योंकि मुझे भी लगता है कि डिस्ट्रैक्शन तो होता है। और मेरे दोस्तों को भी देखा है, तो हम लोग डीएक्टिवेट करके रखते थे। और कई बार जैसे एग्जाम हो गई है तो फिर थोड़े दिन के लिए 4-5 दिन के लिए खोल लिया, फिर वापस से डीएक्टिवेट कर देते थे। तो जनरली सोशल मीडिया से मैं दूर ही रही हूँ। पर व्हाट्सएप वगैरह ऑन रहता था, क्योंकि कई बार कुछ काम के मैसेजेस हो या कुछ नोट्स वगैरह, उस हिसाब से मैंने यूज किया। मैम, एक महिला उम्मीदवार होने के नाते आपको कुछ अतिरिक्त चुनौतियां लगी आपको अपने सफर में? इस मामले में मैं थोड़ी सी लकी रही हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली का पूरा सपोर्ट रहा है। कभी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ लड़का या लड़की या कुछ अंतर। हमेशा मुझे पूरा सपोर्ट रहा है। और मुझे नहीं लगता कि अगर फैमिली का अगर आपको सपोर्ट मिलता है तो महिला के लिए कोई चुनौती हो सकती। हाँ, पर जो मैं अपने आसपास वाले जो मेरे दोस्त हैं या कई और लड़कियां हैं जो जूनियर है या साथ वाली है, उनको मैं देखती हूँ कि कई बार फैमिली का सपोर्ट नहीं होता है, या लिमिटेड टाइम होता है, लिमिटेड अटेम्प्ट्स दिए जाते हैं, या शादी का प्रेशर होता है। तो बहुत सारी लड़कियों को होता है। और मुझे लगता है कि इसमें सबसे ज्यादा पेरेंट्स को समझने की जरूरत है, कि वो समझे कि अभी वर्तमान में लड़का लड़की सब बराबर होते हैं। और जब रिजल्ट आएगा तो सबसे ज्यादा जो नाम रोशन होगा पूरी फैमिली का होगा। तो पेरेंट्स को भी बराबरी से सपोर्ट करना चाहिए। और अभी तो वर्तमान में अगर हम रिजल्ट भी देखें तो पूरे टॉप जो रिजल्ट में लड़कियां का बहुत नाम आ रहा है। तो ये तो लाइव एग्जांपल ही है सभी के लिए। तो मुझे लगता है अगर फैमिली का सपोर्ट हो तो लड़का लड़की दोनों बराबरी से कर सकते हैं। जी मैम, और आपके इस पूरे सफर में सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत क्या रहा आपके लिए? प्रेरणा स्रोत मेरे लिए जो सबसे पहला रहा है वो रहा है मेरी फैमिली का स्ट्रगल। जैसे मैं किसान फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मैंने देखा है कि कैसे खेतों में काम किया जाता है, या कैसे पेरेंट्स पापा जो है वो परेशान होते हैं। तो सबसे बड़ा मेरे लिए जो प्रेरणा स्रोत था वो वही था। एक उनका विश्वास कि उनको लगता था कि मैं अधिकारी या सिविल सर्वेंट बन सकती हूँ, मुझ में बहुत पोटेंशियल है। तो एक वो चीज रही है। उसके बाद मैंने अपनी जो दीदी है उनको भी देखा है इस लाइन में जाते हुए, तो कहीं ना कहीं मुझे उनसे भी जो है इंस्पिरेशन मिली है। ठीक है, तो अभी हमने मैम से उनके सफर और उनके जो प्रारंभिक जीवन उसके बारे में पढ़ा, उनके उसके बारे में जाना। तो आगे हम मैम से उनकी जो तैयारी है परीक्षा के समय उन्होंने किस प्रकार से की, क्या उनकी रणनीति रही, उस पर चर्चा करते हैं। तो मैम, सबसे पहले तो आपने तैयारी कब से शुरू की और कितना समय आपको लगा, कितने समय से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं? हाँ, जैसे मैंने बताया था कि जब मेरी 12th कंप्लीट हुई उस टाइम पे मुझे क्लियर था कि मुझे एमपीपीएससी ही करनी है। बट कोविड आ गया था उस टाइम पे, तो मैं उतने अच्छे से शुरू नहीं कर पाई थी, या उस टाइम पे मैंने पढ़ाई नहीं की थी। बट जो मैंने अच्छे से प्रिपरेशन है वो 2021 के लास्ट से स्टार्ट की थी। उस टाइम पे मेरा अटेम्प्ट 2023 मेरा पहला अटेम्प्ट था। तो उस स्पीच मैंने अपने प्रथम प्रयास से पहले लगभग सिलेबस हो चुका था मेरा। कुछ हालांकि पूरा तो नहीं हुआ था, लगभग 70 से 80% हो चुका था, 20% तो बचा ही था। उसके बाद फिर इवन मैंने आंसर राइटिंग भी स्टार्ट कर ली थी 2022 में। मेरा टाइम नहीं था उस टाइम भी, मैंने जो टेस्ट सीरीज वगैरह थी वो भी मैंने ज्वाइन कर ली थी। तो 23 तक मेरी लगभग प्रिपरेशन थोड़ी बहुत हो चुकी थी, बेस बन चुका था। जब 23 में सितंबर में, अभी मुझे आज भी याद है, 5 सितंबर को नोटिफिकेशन आया था प्रीलिम्स का, और 3 महीने एग्जैक्टली बचे थे प्रीलिम्स के लिए।
तो उस टाइम मैंने प्रीलिम्स पढ़ना स्टार्ट किया था और मुझे लग रहा था कि 3 महीने में तो कैसे होगा, मेरा तो पहला है, सब पहले से पढ़ रहे हैं, या जो पहले प्रीलिम्स दे चुके हैं उनका होगा, मेरा तो नहीं होगा। मतलब उस टाइम पे मुझे लग रहा था क्योंकि पहला ही प्रयास था मेरा। बट 3 महीने फिर जब मैंने पढ़ाई की तो मुझे लगा कि नहीं, 3 महीने इनफ होते हैं। इवन आपका पहला अटेम्प्ट है तो भी 3 महीने इनफ होते हैं। और मेंस में लगभग 70% तो प्रीलिम्स हो ही जाता है, बचा 30% तक करंट अपडेट्स या जो भी फैक्ट है वो देखने होते हैं। तो इस हिसाब से मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी और इतना टाइम मुझे लगा था मेनली। जी। तो मैम मतलब कि एमपीपीएससी में 3 फेज होते हैं, सभी को पता है कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। ठीक है, तो आप थोड़ा सा एक एक करके सारे फेज के बारे में बताइए कि आपने प्रीलिम्स के लिए कैसे की और मेंस के लिए और इंटरव्यू में आपने क्या किया। हाँ, तो प्रीलिम्स हालांकि पहली स्टेज है, बट मेंस पहले प्रिपेयर करना चाहिए। अगर वास्तविकता में मेंस पहली स्टेज होती है तो सबसे पहले मेंस को तैयार करना चाहिए। अगर मेंस तैयार हो जाता है तो 70% प्रीलिम्स पहले ही तैयार हो जाता है। और देखा भी जाता है जिनका मेंस स्ट्रांग होता है, प्रीलिम्स उनका आसानी से निकल जाता है। तो किसी भी एस्पिरेंट को सबसे पहले मेंस प्रिपेयर करना चाहिए, फिर मेंस, और जिस दिन नोटिफिकेशन आता है प्रीलिम्स का उस दिन से जो मेंस है पूरा बंद कर देना चाहिए और फिर प्रीलिम्स पे फोकस करना चाहिए। तो प्रीलिम्स के लिए मेरा मानना है कि मार्केट में बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं। जो भी बेस्ट सोर्स है उसको चूज करे और उस पर रिलाय करे। बहुत ज्यादा सोर्सेस का भटकाव ना रखे कि एक यूनिट के लिए 4-5 बुक पढ़ रहे हैं। और अगर लगता है कि एक बुक इनफ नहीं है तो उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, जो भी और अदर बुक्स हैं उनको लेके आए और 1 या 2 दिन के अंदर एक ही, मतलब एक जो आपके पास सोर्स है वो एक होना चाहिए। एक सोर्स में अगर आप ऐड करते हैं और उसको बार बार रिवाइज करते हैं, मल्टीपल रिवीजन करते हैं, तो प्रीलिम्स की सारी यूनिट्स का बहुत अच्छे से रिवीजन किया जा सकता है और प्रिपेयर किया जा सकता है। इसके बाद जो क्वेश्चन होते हैं और या टेस्ट सीरीज होते हैं उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो टेस्ट सीरीज मतलब लगानी ही चाहिए, अगर ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे लगा सको, और उसमें भी काम करना चाहिए, देखना चाहिए कि हमारा किस पोर्शन से क्वेश्चन से ज्यादा गलत हो रहे हैं और फिर उस क्वेश्चन से पूरी स्ट्रेटेजी के साथ प्रिपेयर करना चाहिए उस पोर्शन को कि इस पोर्शन से मेरे गलत हो रहे हैं। और उसके साथ भी मुझे लगता है कि अगर और भी जो क्वेश्चंस मार्केट में सारी लगभग सभी टेस्ट सीरीज और सब अवेलेबल होता है फोटोकॉपी शॉप्स पे, तो वहां से लाके भी हम मैक्सिमम क्वेश्चंस लगा सकते हैं। और जो हमारी वीक यूनिट्स है, किसी को लगता है कि 9th यूनिट जो आईसीटी वाली वो कमजोर है, या जनजाति या इकोनॉमी वाली जो यूनिट है वो कमजोर बहुत लगती है बच्चों को, तो उनके मैक्सिमम क्वेश्चंस लगाने चाहिए। और ध्यान रहे कि जो क्वेश्चन हमारे गलत हो रहे हैं एटलीस्ट हम उनको एक पेज में नोट डाउन कर ले और उनका बार बार रिवीजन करें। तो गलतियों पे काम करके और बार बार मैक्सिमम क्वेश्चन लगा के और पीवाईक्यू का जो पैटर्न है उसको एनालाइज करके प्रीलिम्स को इजीली निकाला जा सकता है। जी मैम, आपको भी मतलब कि कुछ यूनिट्स लगती थी टफ, आपने उनको कैसे स्ट्रॉन्ग किया? हाँ, मुझे जनजाति वाली जब पूरी यूनिट जुड़ गई थी 10th यूनिट, तो मुझे लगता था थोड़ा सा उसको याद करने में दिक्कत होती थी। तो मैंने यही स्ट्रेटेजी अपनाई थी कि जो भी मुझे यूनिट टफ लग रही है उसकी मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लगा लूं। लगभग 8-10 टेस्ट पेपर एक यूनिट के लेके आ जाती थी मैं और उनको मैं लगा लेती थी और जो क्वेश्चन होते थे उनको नोट डाउन करके उनको रिवाइज कर लेती थी। तो ऐसे करके जो लास्ट टेस्ट तक नंबर भी बढ़ जाते थे, लगभग 80+, इवन कई बार तो मतलब 85 तक मार्क्स आ जाते थे। तो उससे कॉन्फिडेंस भी अच्छा आ जाता है और देखा जाता है प्रीलिम्स तो जो टेस्ट सीरीज होती है उससे तो सरल ही आता है मेन पेपर। तो हम जब टफ चीजों में ज्यादा स्कोर कर लेते हैं तो प्रीलिम्स तो निकल ही जाता है अच्छे से। और मैम जैसे कि अभी सब जानते हैं कि 3-4 मंथ बाद प्रीलिम्स होगा, हाँ। तो इस समय जो एक अभ्यर्थी है उसकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उसे किस प्रकार से अपनी स्ट्रेटेजी का टाइम टेबल को फॉलो करना चाहिए? मुझे लगता है कि वैसे तो प्रीलिम्स के लिए 3 महीने इनफ होते हैं और नोटिफिकेशन लगभग 3 महीने पहले आ जाता है। और अगर फिर भी किसी को ज्यादा डर लगता है तो अभी ऐसे कॉमन टॉपिक्स उठाने चाहिए जो मेंस में और प्रीलिम्स में कॉमन हो, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब सब्जेक्ट, इकोनॉमी, जो कॉमन टॉपिक्स हैं उनको प्रिपेयर करने चाहिए जो मेंस में भी काम आए और प्रीलिम्स में भी काम आए। और जिस दिन प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन आता है उस दिन ये सब बंद कर देना चाहिए। प्रॉपरली प्रीलिम्स की तैयारी करनी चाहिए और फिर टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन मैक्सिमम लगाने चाहिए। तो सर ऐसे प्रीलिम्स प्रिपेयर किया जा सकता है। और मैम आपके रिवीजन करने का क्या तरीका रहता था, क्योंकि रिवीजन बहुत महत्वपूर्ण होता है? हाँ, ये तो है।
रिवीजन मुझे लगता है कि जो दिन है उसको थोड़ा हम डिवाइड कर सकते हैं कि सुबह के हम 3-4 घंटे रिवीजन के लिए रख सके, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता कि पहले हम पूरा लगातार पूरा पहले खत्म करें फिर शुरू से स्टार्ट करें। ऐसा जब हम करते हैं तो पूरा भूल जाते हैं, फिर लगता है रिवीजन नहीं हो रहा है, फिर से हम शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि नया तो पढ़ना चाहिए पूरे दिन भर, पर 2-3 घंटे रिवीजन के लिए बचा लेने चाहिए, जिससे हम जो पुराना पढ़ा हुआ है लगभग उसको 1 हफ्ते बाद हम फिर से रिवाइज कर लें, जिससे चीजें ऐसा ना लगे कि फिर से पढ़ रहे हैं और आसानी से याद हो जाए। और जब हमारे 4-5 या 6 रिवीजन हो जाते हैं तो फिर चीजें भी याद होती हैं। जी मैम, आप एक साथ 2 यूनिट लेके चलती थी, 2 या 3, या एक ही यूनिट को पहले करती थी फिर उसके बाद नेक्स्ट यूनिट करती थी? ये तो सबका पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। किसी को 2-3 सब्जेक्ट पढ़ना अच्छा लगता है एक साथ, किसी को एक सब्जेक्ट मोनोटोनस लगता है कि बोर हो गए। बट मेरा रहता था कि मैं एक यूनिट उठाऊं तो उसे कंप्लीट करके ही रखती थी, और लगभग 1 या 2 दिन और मैक्सिमम 3 दिन में तो एक यूनिट हो ही जाती है। तो मैं लगभग एक बार में एक ही यूनिट पढ़ती थी और पूरा टाइम उसे ही पढ़ती थी। बस कई बार जो रिवीजन वाला होता था तो मैं पुराना कुछ जो मैंने पहले पढ़ी हुई यूनिट है उसको रिवाइज कर लेती थी साथ में। जी मैम। और मैम, मुख्य परीक्षा के टाइम पे आपकी क्या रणनीति रही? क्या आपका टाइम टेबल था? क्या डेली रूटीन था? हाँ, वैसे तो जो मेंस होता है उसको लगभग साल भर पढ़ा जाता है, बट जब प्रीलिम्स निकल जाता है और मेंस की डेट सब पता चल जाती है, इतने दिन बाद होता है, इतने दिन बाद मेंस होना है, तो शेड्यूल थोड़ा सा कड़क हो जाता है, सभी एस्पिरेंट का हो जाता है, क्योंकि डर लगता है या मेंस दिखाई देता है निकालना है। तो मेरा रूटीन तो मैंने सारी पढ़ाई अपनी पूरी प्रिपरेशन लाइब्रेरी में ही की है। तो लगभग मैं सुबह 8 से 9 बजे तक लाइब्रेरी चली जाती थी, फिर लगभग वहीं पढ़ाई करती थी। उसके बाद 1 बजे लगभग मेरा जो लंच होता था वो मैं करती थी। उस टाइम पे मैं 1.5 घंटे का ब्रेक ले लेती थी साथ में। उसके बाद मैं शाम में थोड़ा सा ब्रेक लेती थी, किसी कॉल पे बात कर लिया, घर पे बात कर ली 4-5 बजे। उसके बाद फिर मैं रात का जो डिनर है वो थोड़ा सा मुझे लगता था कि अगर मैं ज्यादा खा लूं या खाना खा लेती थी तो मुझे थोड़ी सी नींद टाइप आती थी, मुझे नींद थोड़ी सी ज्यादा आती है तो मैं कोशिश करती थी कि शाम को स्नैक्स ले लूं, और फिर लगभग 11 बजे या 11:30 तक लाइब्रेरी से मैं आ जाती थी, और फिर उस टाइम पे मैं अपना जो डिनर कर लेती थी। तो ऐसा कुछ मेरा रूटीन होता था। बट इस बीच में मैं ब्रेक्स भी लेती थी, नैप भी ले लेती थी, जब मुझे लगता था लाइब्रेरी में ही नैप ले लेती थी। मेरे जो घर पे बात कर लेती थी, या कई बार कुछ काम होता था तो बाहर भी चल जाती थी। वो मतलब हर दिन पे डिपेंड करता था कि कुछ काम है या नहीं है। बाकी जो बेसिक रूटीन था वो ऐसा था। जी। और मैम, आपने अपने नोट्स किस तरीके से बनाए, मतलब कैसे नोट्स बनाने चाहिए, आप थोड़ा सा वो बताइए। हाँ, नोट्स मुझे लगता है कि पहले तो जो मोटे नोट्स है, जो भी आपको बेस बनाना चाहते हो, किसी भी बुक को या पढ़ते हो या किसी कोचिंग के नोट्स पढ़ते हो, तो सबसे पहले जो मेन सोर्स है उसको लगभग 4 बार तो पढ़ लेना चाहिए। 3 से 4 बार पढ़ के जब हमारे अंदर समझ आ जाती है, समझ विकसित हो जाती है, और जब हम PYQs देख लेते हैं तो समझ आता है इम्पोर्टेंट क्या है, कम इम्पोर्टेंट क्या है, तो उसके बाद हमें नोट्स बनाने चाहिए। और नोट्स बनाने के लिए मुझे लगता है कि शॉर्ट नोट्स जो हम आजकल बोलते हैं, तो नोट्स इतने शॉर्ट भी ना हो कि वो हमें अगले दिन समझना है कि हमने क्या लिखा था, और इतने लॉन्ग भी ना हो कि बहुत ज्यादा पढ़ने में टाइम लग जाए। तो हमें मीडियम साइज के नोट्स बनाने चाहिए और अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से नोट्स बनाने चाहिए। कि क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि हमारे नोट्स हमें समझ आने चाहिए, भले ही किसी दूसरे व्यक्ति को समझ में ना आए। तो हर व्यक्ति का अलग अलग तरीका होता है, पैटर्न होता है, और कोशिश करनी चाहिए कि जैसा हम आंसर लिख के, आंसर राइटिंग पैटर्न जैसा होता है उस पैटर्न में हम नोट्स बनाएं, कि जब हम नोट्स देखें तो हमें समझ आए कि हम अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आए तो ये इंट्रो में लिख सकते हैं या इसको निष्कर्ष में ऐड कर सकते हैं। और अब तो पूरा जो पेपर ही हो गया सारे पॉइंट फॉर्म में हो गया कि 2 मार्कर है तो 3 या 4 पॉइंट लिख दो, 7 मार्कर है तो 7 पॉइंट तो आपको लिखने ही है, 10 मार्कर है तो उसमें भी सारे पॉइंट ही जाते हैं। तो लगभग पॉइंट फॉर्म में नोट्स बनाने चाहिए, बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं होना चाहिए, और 3-4 बार पढ़ के मीडियम साइज के नोट्स बनाने चाहिए। तो और शॉर्ट नोट्स तो मुझे लगता है मेंस की एक की है। अगर शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर होते हैं
तो मेंस इजीली रिवाइज करके दिया जा सकता है। और वो सिर्फ एक दिन पहले के लिए नहीं होते हैं कि शॉर्ट नोट्स बना के रख लिए हैं, जब हमारा मेंस होगा उसमें एक दिन पहले होगा तो रात को हम पढ़ के जाएंगे। मुझे लगता है कि अगर आपने एक बार नोट्स पढ़ लिए हैं तो पूरे टाइम उन्हीं को पढ़ना चाहिए। और इसीलिए जब कोई बोलता है कि मैंने तो 10 बार रिवाइज कर लिया था मेंस देने से पहले, तो वो पूरा सिलेबस तो नहीं रिवाइज कर सकते, पर जो छोटे नोट्स होते हैं उनका रिवीजन हो जाता है। तो शॉर्ट नोट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। जी मैम। और मैम आपने आंसर राइटिंग वगैरह भी की क्या कभी? जी सर, आंसर राइटिंग मेंस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और मैंने तो बहुत की थी। 2023 के टाइम पे लगभग मेरे एक एक क्वेश्चन छूट जाते थे। जैसे कि पहले 5 मार्कर जो हुआ करता था, जब मैं मेंस दे के आई थी तो मेरी कुछ, क्योंकि उस टाइम पे 45 डेज बस मिले थे और मेरा पहला प्रयास था, और उस टाइम पे लगभग मेरी 8-10 यूनिट हुई भी नहीं थी कंप्लीट 23 के टाइम पे। तो उस टाइम पे मेरे लिए सिलेबस कवर करना, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करना और साथ में आंसर राइटिंग भी करना, तो ये मेरे लिए टास्क था। तो उस टाइम में मैं बहुत ज्यादा आंसर राइटिंग नहीं कर पाई थी। तो 23 का देने के बाद मुझे समझ में आया कि मेरी स्पीड थोड़ी सी स्लो है, मुझे फास्ट करने की जरूरत है। तो 24 में मैंने इस चीज पे काम किया था और मैंने टेस्ट सीरीज भी दी थी। टेस्ट सीरीज के साथ रूम पे भी लिखा था, क्योंकि मार्केट में सारे टेस्ट पेपर अवेलेबल होते हैं, आंसर की अवेलेबल होती है। तो मेरे जो एक पीजी की दीदी है, प्रीति दीदी, उनके साथ मैंने लाइब्रेरी में बैठ के, हम लोग टाइमर लगाते थे 1.5 घंटे का, और रात में 1 दिन के गैप पे या 2 दिन के गैप पे या कई बार लगातार भी हम लोग लिखा करते थे टेस्ट। तो वैसे करके मैंने अपनी आंसर राइटिंग स्पीड बहुत तेज कर ली थी और लगभग जो 24 का मेंस था उसमें मेरा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा था जी। और इसके अलावा मैम क्या कहलाते हैं, जब आप जैसे कि आंसर राइटिंग करती थी तो 2 मार्कर, 7 मार्कर और 10 मार्कर को लिखने का तरीका क्या रहता था आपका? आप मतलब क्या उसमें देने का प्रयास करती थी? जी सर, जैसे 2 मार्कर है तो 2 मार्कर में मेरी कोशिश रहती है कि जितने मुझे आता है, मतलब जितने फैक्ट्स मुझे आते हैं उनको मैं ज्यादा से ज्यादा उनको लिख के आ सकूं, ताकि मुझे 2 में से 2 नंबर मिल जाए। तो कोशिश मैं करती थी कि 2 मार्कर है, एटलीस्ट 3 फैक्ट या फिर और मुझे आता है तो 4 फैक्ट मैं कॉमा लगा लगा के लिख दूं, बहुत ज्यादा भाषा यूज नहीं करूं क्योंकि टाइम ज्यादा जाता है। तो मैं फैक्ट ज्यादा देने की कोशिश करती थी, कॉमा लगा के पॉइंट वाइज, कि सीधा आंसर उनको दिख जाए पहला। फिर जो 7 मार्कर है उसमें मेरा रहता था कि एक पहला तो एक लाइन में इंट्रो होना, इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन। वैसे कुछ होता नहीं है, वही है कि एक पॉइंट आप पहला पॉइंट बनाते हो तो उसे इंट्रो का नाम दे दिया जाता है, वो होता पॉइंट ही है, और लास्ट पॉइंट को कंक्लूजन बोल दिया जाता है, वो होता पॉइंट ही है। वैसा कुछ विस्तार से कुछ नहीं बताना होता। तो मैं कोशिश करती थी कि जो पहली लाइन लिखूं उसमें मैं कुछ फैक्ट लिख दूं या कुछ अलग इन्फॉर्मेशन मैं एक लाइन में दे दूं, जिससे मेरी जो आंसर है उसकी ऑथेंटिसिटी बढ़ जाए। एग्जाम्पल के साथ यदि आप बता सकते तो। जी सर, जैसे कि मैं लिखूंगी तो मैं पहले लाइन में मैं लिख दूंगी कि जैविक कृषि वर्तमान में मध्य प्रदेश की कौन सी रैंक है, या फिर जैविक कृषि के लिए जो क्षेत्र है वो कितने क्षेत्र पे की जा रही है। मतलब कोई भी फैक्ट, तो किसी एक फैक्ट के साथ हम उसे स्टार्ट कर सकते हैं। फिर एक उसमें लिखा है कि जैविक कृषि के महत्व लिखने हैं, तो महत्व के लिए 7, क्योंकि 7 नंबर है, एटलीस्ट 7 पॉइंट तो हमें देने ही है। तो 7 पॉइंट करके कोई भी फॉर्मेट, मतलब जो फ्लो चार्ट वगैरह हमारे अलग अलग डायग्राम्स होते हैं उनका यूज करके अलग अलग फॉर्मेट बनाती हूँ मैं। और उसके बाद जब निष्कर्ष लिखना होता है तो उसमें भी कोशिश करती हूँ या तो मैं कोई सजेशन दे दूं या कोई स्कीम दे दूं, मतलब कोई अगर समस्या पूछी है तो उसके लिए कोई सुझाव दे दूं, या सरकारी जो प्रयास किए जा रहे हैं तो वो, जैसे जैविक कृषि के लिए कोई योजना सरकार द्वारा चलाई जा रही है तो उस योजना को हम कोट कर सकते हैं। तो ऐसे करके 7 मार्कर किया जा सकता है। और जैसे कि 7 नंबर 10 होते हैं, तो मुझे लगता है कि 10 के 10 हम परफेक्ट नहीं लिख सकते, इतना टाइम नहीं होता है। अगर हम इनको परफेक्ट लिखेंगे तो 10 नंबर वाले हमारे छूटेंगे, ये तय है। तो कोशिश करना चाहिए कि 10 में से एटलीस्ट हम 6 शुरुआत के अच्छे लिख दे, जिससे हमारा इंप्रेशन अच्छा पड़े। तो 6 में हम इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन लिखे, बाकी हम स्किप कर सकते हैं। बाकी में सिर्फ बॉडी, मेन बॉडी लिख दो या एक इंट्रो लिख दो, कंक्लूजन हटा दिया। तो ऐसे करके जो 4 क्वेश्चन है उनको ठीक ठाक लिख दो और जो 6 क्वेश्चन उनको बहुत अच्छे से लिख दो। ऐसे 10 मार्कर में भी मेरा सेम होता था कि जो जैसे क्वेश्चन में कुछ पूछा है तो पहले उस क्वेश्चन में जो, जैसे जैविक कृषि जैसे मैंने यहाँ बताया, उसको भी मैं 10 मार्कर में बताती हूँ। तो उसमें जैविक कृषि क्या होती है, तो यहाँ से मतलब क्या होती है पूछा नहीं, उन्होंने महत्व पूछा, समस्याएं पूछी है या चुनौतियां पूछी है। तो हम शुरुआत कर सकते हैं कि होती क्या है, क्योंकि 10 मार्कर में 2 पेज भरने होते हैं।
तो क्या से हम शुरुआत कर सकते हैं, उसके बाद हम एक आध फैक्ट दे सकते हैं कि एरिया, या जो मैंने 7 मार्कर में बताया वो कर सकते हैं। उसके बाद हम फ्लो चार्ट के रूप में जो बॉडी है उसको बना सकते हैं, पॉइंट 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 याद रखना कि पॉइंट्स ही लिखने हैं। और उसके बाद एक कंक्लूजन दे सकते हैं, योजना या सुझाव जो भी करके वैसे दे सकते हैं। इसमें भी सेम स्ट्रेटेजी है कि 10 नंबर वाले 5 आते हैं तो एटलीस्ट हम 3 को अच्छा लिख दें, 2 को एवरेज लिख दें, जिससे कि पूरा पेपर हमारा ठीक ठाक कवर हो जाए और इंप्रेशन अच्छा चल रहा है। और कोशिश करना चाहिए कि जो हमारे कीवर्ड्स है या कुछ हमने अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है उसको बॉक्स में कवर कर दे या फिर अंडरलाइन कर दे, जिससे जो चेक करने वाला है उसे अच्छे से दिख जाए। तो ऐसे करके आंसर, मतलब आंसर्स को अच्छा लिखा जा सकता है। और मैम परीक्षा के दौरान जैसे जो डिमोटिवेशन होता है, कई बार कई बच्चों को होता है ना, कभी कभार तो लगता है कि चलो नहीं हो रहा है, मेंस नहीं हो रहा है, हो नहीं पाएगा, तो उस टाइम पे आप कैसे अपने आप को मोटिवेट रखते हैं? डिमोटिवेशन मुझे लगता है अगर किसी को होता है तो वो होता है रिजल्ट के बारे में सोच के कि रिजल्ट क्या होगा, पेपर निकलेगा नहीं निकलेगा, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो अगर डिमोटिवेशन खत्म करना है तो रिजल्ट के बारे में सोचना बंद करना होगा। ध्यान हमें प्रिपरेशन पे देना होगा कि जो हम तैयारी कर रहे हैं, जो हमने डेली के टारगेट्स सेट किए हैं या हमने कुछ यूनिट्स हमारी कवर करनी है, वो हमारी कवर हो रही है या नहीं। अगर हम उसको अच्छे से कर लेंगे तो हमें कभी डिमोटिवेशन आ ही नहीं सकता। मुझे लगता है कि अगर कोई भी एस्पिरेंट फील करता होगा कि जिस दिन ज्यादा पढ़ाई की है, जिस दिन हमने हमारे टारगेट्स अचीव किए, उस दिन हमें अलग खुशी होती, भले ही हमने पूरे टाइम लाइब्रेरी में निकाला, रात को एक सेटिस्फेक्शन फील होता है। और जिस दिन हमने टाइम वेस्ट किया है या पढ़ाई नहीं की, उस दिन गिल्ट फील होता है। तो मुझे लगता है कि हमें, अगर हम अपना काम अच्छे से करते हैं, पढ़ाई अच्छे से करते हैं और रिजल्ट के बारे में नहीं सोचते हैं कि क्या रिजल्ट होगा, तो डिमोटिवेशन जैसी चीज नहीं आ सकती है। और कोशिश करना चाहिए कि फ्रेंड सर्कल अच्छा हो, पॉजिटिव लोग आपके आसपास हो जो आपको बहुत ज्यादा नेगेटिविटी से ना भरे, या हम बहुत ऐसे लोगों पे ध्यान ना दे कि इसका तो 5 अटेम्प्ट में नहीं निकला, 6 अटेम्प्ट में नहीं निकला, या ये तो टीचर है, ये तो पढ़ा भी रहे हैं और एग्जाम भी दे रहे हैं, इनका भी नहीं हो रहा तो हमारा कैसे होगा। ये सब चीजें सोच के हमें थोड़ा सा डिमोटिवेशन होता है। पर मुझे लगता है कि मैं भी एक एग्जाम्पल ही हूँ कि मेरा निकल सकता है तो किसी का भी निकल सकता है। मुझे भी नहीं लगता था कि मेरा निकलेगा, तो और मुझे भी डर लगता था कई बार, बट रिजल्ट के बारे में ना सोच के पढ़ाई पे ध्यान दिया जाए तो हर व्यक्ति का निकल सकता है। जी मैम। तो मैम इंटरव्यू के बारे में बताइए, आपने इंटरव्यू की तैयारी कैसे की? हाँ जी क्या सर। मतलब पहले से स्टार्ट की थी या फिर निकलने के बाद स्टार्ट करनी चाहिए, क्या उसका तरीका रहता है? मुझे लगता है इंटरव्यू में नॉलेज बहुत ज्यादा टेस्ट नहीं होता है, पर्सनालिटी टेस्ट होती है कि आप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, आप उस पर रिएक्ट कैसा कर रहे हो, आंसर कैसे दे रहे हो। ये नहीं देखा जाता कि आंसर क्या दे, मतलब वो तो है ही बेसिक, बट मेनली इस चीज पे ध्यान दिया जाता है कि आप आंसर कर कैसे रहे हो, या उनने क्वेश्चन टफ पूछा है तो आपका रिएक्शन कैसा है, आपका बोलने का तरीका कैसा है, या आप में मैनर्स है या नहीं है। ये सब चीजों को टेस्ट करते हैं वो लोग। तो इंटरव्यू की जो प्रिपरेशन है, मुझे लगता है कि लास्ट में तो डेफ वगैरह जो हमारा है उससे प्रिपेयर करना ही पड़ता है, या हॉबी जो हमारी है वो हमें प्रिपेयर करनी पड़ती है। बट हमारी तैयारी के दौरान ही हमारी जो पर्सनालिटी है वो बनती है। जैसे मुझे लगता है कि मेरी स्कूलिंग नवोदय से हुई है, जवाहर नवोदय विद्यालय से, तो कहीं ना कहीं वो स्कूलिंग ने मुझे इंटरव्यू में बहुत हेल्प किया, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में हमेशा से पार्टिसिपेट करती आई हूँ। तो ये चीज कहीं ना कहीं हेल्प करती है। इसीलिए मुझे लगता है कि सभी बच्चों को केवल बुक्स तक सीमित नहीं रहना चाहिए, जो अलग एक्टिविटीज होती है, थोड़ा जो सोशल होते हैं व्यक्ति, इंटरेक्ट करना चाहिए, लोगों से बात करनी चाहिए, क्योंकि फिर इसका इंटरव्यू में बहुत हेल्प मिलती है। और फिर जब इंटरव्यू आता है उस टाइम पे लगभग टाइम मिलता है 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने का, तो उस टाइम पे जो हमारे डैफ है, पूरी इन्फॉर्मेशन है, उसको अच्छे से प्रिपेयर किया जा सकता है। जी मैम। और मैम आपसे कोई इंटरव्यू में ऐसा कुछ खास क्वेश्चन पूछा गया जो आपको अभी तक याद हो? वैसे तो इंटरव्यू में सारे क्वेश्चंस अच्छे ही थे, बाकी फनी टाइप का तो कोई क्वेश्चन नहीं था। पर जो मुझे लगता है कि इंटरव्यू मेरा कुछ ऐसा था कि उसमें फैक्चुअल भी मुझसे पूछे थे और ऐसे क्वेश्चन भी थे जिसमें मेरा जो राय है, जो मेरा ओपिनियन था, उनको सुनने का मौका भी मिला था। जैसे कि उनने मुझसे पूछा था कि कोई इतिहास की 5 महिलाएं आप बताएं जो आपको बहुत प्रभावित करती हो या अच्छी लगती हो। तो मैंने पहले ही नाम लिया था माता देवी अहिल्याबाई का। तो फिर उनने 5 सुनी ही नहीं थी, सिर्फ पहले ही सुना उनने, और पहले में ही अंदर चले गए थे कि क्या किया था उनने, कैसे आपसे, मतलब कैसे आप उनसे प्रभावित हुई, या उनके जो सामाजिक कार्य थे वो बताओ।
ऐसे थोड़ा सा करंट भी था कि आज न्यूज में आप क्या पढ़ के आए हो, क्या क्या पढ़ा आपने। तो मैंने बताया था कि शुभांशु शुक्ला जी है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखी है, तो उसके बारे में पूछा आईएसएस क्या होता है, इसकी स्पीड क्या है, क्यों इसको स्टैब्लिश किया गया है, या इसे किस किस देशों ने इसे स्थापित किया है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन थे और लगभग सभी क्वेश्चंस मतलब मुझसे डैफ से रिलेटेड थे, कुछ अलग भी थे, जैसे कि शिव सिटी कहाँ पे है विश्व में, या विश्व में शिव जी के अवशेष कहाँ मिले हैं, जहां मैंने सॉरी भी बोला था। तो मेरा इंटरव्यू कुछ ऐसा ही था कि कुछ सॉरी भी बोला मैंने बहुत विनम्रता के साथ, बहुत अच्छे से, और जो जहां मुझे अच्छे से आते थे तो मैंने उनको अच्छे से एक्सप्रेस भी किया था। ओवरऑल मैम आपका अनुभव कैसा रहा पूरी जर्नी में? पूरी जर्नी में मेरा अनुभव मुझे लगता है बहुत अच्छा ही रहा है, क्योंकि मैंने पढ़ाई तो अच्छे से की है, बाकी जो मेरी फैमिली का सपोर्ट है वो भी पूरा रहा है, और जो मेरे फ्रेंड सर्कल था वो बहुत अच्छा था। तो कभी मेरे जीवन में डिमोटिवेशन जैसी बहुत ज्यादा नहीं आया है। और मतलब मुझे लगता है कि पढ़ाई के साथ साथ केवल किताबों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, थोड़ा दोस्तों के साथ एंजॉय भी करना चाहिए, बट ध्यान रहे कि हमारे जो उद्देश्य है, हमारा लक्ष्य है, उससे ना भटके। अगर आप कहीं बाहर आ रहे हो या घर से प्रिपेयर कर रहे हो, इंदौर आ रहे हो, तो हमेशा दिमाग में रहना चाहिए कि हम यहाँ क्यों आए हैं। और जो बहुत ज्यादा जो आजकल चकाचौंध शहरी दिखाई दे रही है उसमें नहीं भटकना चाहिए, उसमें नहीं पढ़ना चाहिए। और जब हमें लगता है कि अभी एग्जाम में बहुत टाइम है, अभी तो 1 साल है, अभी तो 1.5 साल है, जो पहले अटेम्प्ट वाले बच्चे होते हैं, तो वो टाइम कब निकल जाता है हमें खुद नहीं पता चलता है। तो पढ़ाई करना चाहिए, पढ़ाई के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, प्रायोरिटी सेट होनी चाहिए कि पढ़ाई पहला है, उसके बाद सभी चीजों में भी मतलब जो मस्ती है, एंजॉय है, सब करना चाहिए। जी मैम। और मैम आपके आगे का क्या लक्ष्य है? क्या आप मतलब अपनी जो स्टडी है उसको यहीं रोकेंगी या फिर आगे भी आप पढ़ेंगी? हाँ जी सर, अभी मेरा जैसे कि मैंने पढ़ाई स्टार्ट की थी, तो मेरा जो लक्ष्य था वो डेप्यूटी कलेक्टर बनना ही था। और 2023 का रिजल्ट अभी पेंडिंग है, और 25 का मेरा मेंस भी है 2025 का। तो अभी मेरा पूरा ध्यान 2025 के मेंस पे है कि मैं उसको अच्छे से दूं। और मुझे लगता है कि अगर मेहनत मैं करूं या कोई भी व्यक्ति हो, तो अपने लक्ष्य को पा ही लेंगे, तो उसी ओर अभी मैं प्रयासरत हूँ। जी मैम। और मैम मतलब कि इस पूरी जर्नी में आप ऐसा कोई एक मूल मंत्र आप क्या कहना चाहेंगी कि जो आपको सफलता दिला सकता है? जी, मेरा जो मूल मंत्र है वो मुझे लगता है वो है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क आपको करना ही करना है, उसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। बट ध्यान रहे कि हार्ड वर्क के साथ आपकी जो डायरेक्शन है वो सही होना चाहिए। किसी टीचर का आप गाइडेंस ले सकते हैं। कोशिश करें कि कोई आपको बता रहा है, आपको उस पर विश्वास है, तो उसे पूरा फॉलो करें। ऐसा ना करें कि कुछ चीजें मान रहे हो, कुछ नहीं मान रहे हो। पूरा अच्छे से फॉलो करे, कंसिस्टेंसी बनाए रखे, और साथ स्मार्टली जो है वो हार्ड वर्क करे, कि डायरेक्शन सही होना चाहिए। क्योंकि कई बार हम देखते हैं हमारे पास बहुत मेहनत करते हैं पर कहीं ना कहीं सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो उसमें कमी होती है कि डायरेक्शन हमारा गलत होता है। तो डायरेक्शन को सही रखें। और जब आपके उद्देश्य या आपके लक्ष्य में प्योरिटी होती है, तो कहीं ना कहीं पूरा यूनिवर्स और सभी लोग आपका साथ देते हैं। तो ईमानदारी से पढ़ाई करें, सभी को साथ लेके चले, दोस्तों को साथ लेके चले, निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन भी जरूर होगा। जी मैम। अंत में मैम आपको जो युवा देख रहे हैं है ना, आप एक प्रेरणा स्रोत हैं, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगी? यही कहना चाहूंगी कि एग्जाम कोई भी हो, एमपीपीएससी हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो, जो भी हो, अगर आप अच्छे से मेहनत करते हो, अपना जो घर वालों को जो विश्वास है उसको देखते हो, और खुद के लक्ष्य पे ध्यान देते हो, तो निश्चित तौर पे आपको भी सफलता मिलेगी। बस अपनी जो वैल्यूज है, अपने जो मूल्य है, उनको ना भूले, उसके साथ मस्ती भी करे, एंजॉय भी करे, पढ़ाई भी करे। और मुझे लगता है यही मेरा युवा है उनको संदेश है। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने मतलब इतनी कम उम्र में एक आप युवाओं के लिए प्रेरणा बनी, है ना। हम कामना करते हैं आपके उज्जवल भविष्य की, साथ ही आप क्या कहलाते हैं अपनी सफलता से हमारे जो प्रदेश है, साथ में समाज है, सबका नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम।